दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस को सीआईसी कंपनी बनने की मंजूरी मिल चुकी है आरबीआई की तरफ से। यानी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आगे जाके लागू हो सकती है। जियो फाइनेंशियल के बिजनेस को लेकर जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जियो फाइनेंशियल को सिर्फ एक एनबीएफसी बना के इनको रखना ही नहीं था, क्योंकि बिजनेस है वो अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से उनको बढ़ाना है। और ये जियो फाइनेंशियल रिलायंस ग्रुप की बहुत मजबूत कंपनी बन सकती है आने वाले समय में। यहाँ पे इसकी संभावना दिख रही है और साथ में कंपनी ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान भी कर दिया है। अब क्वार्टर 1 की जो डेट के हिसाब से देखें तो पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। तो क्या संभावना बन रही है और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय स्टॉक को लेकर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही है। क्या स्टॉक फिर से 400 को क्रॉस करने की तैयारी करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के फ्राइडे के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो 354 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग गुरुवार की 348 के आसपास थी। इंट्राडे में 356 का हाई बना, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई गुड न्यूज़ के दम पे। लेकिन जो लो है वो 350 का है। तो अभी फिलहाल जैसे कि ये स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कराए तो बड़ी तेज़ी के बाद भी स्टॉक नीचे आया 350 तक। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें गिरावट तो नहीं हुई। अंत में क्लोजिंग नीचे की तरफ रही, 350 के आसपास रही, जहाँ पे 0.79% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये क्लियरली देख दो कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली करते हैं। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है वो बिकवाली शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम बड़ा है फ्राइडे को, देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 98 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को काफ़ी कम 85 लाख का ही वॉल्यूम था, सामने 51 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम जो है वो 2 करोड़ तक पहुंच गया वापस और 94 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। यानी कुछ रुझान पॉजिटिव बनाए। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी सीआईसी बनने के लिए मंजूरी मिल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये मंजूरी गुरुवार को दे दी गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने गुरुवार को एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसमें ये बता दिया है कि कंपनी को एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए वो जो भी नियम कायदे के हिसाब से उनको इजाज़त आरबीआई ने दे दी है। तो पिछले साल नवंबर 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी स्थिति को एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन दी थी। और देख सकते हो कि बैंकिंग नियामक ने कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के बंटवारे के अनुसार शेयरधारी का पैटर्न और कंपनी के नियंत्रण में बदलाव के लिए अपनी स्वीकृति देते हुए कन्वर्जन प्रैक्टिस को अनिवार्य किया था। तो आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि सीआईसी अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% इक्विटी शेयरों में, प्रेफरेंस शेयरों में, बॉन्ड, डिबेंचर्स बॉन्ड ग्रुप की कंपनियों में ऋण या ऋण के रूप में रखे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलाव के लिए परिचालन ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने में शामिल है। एक कोर निवेश कंपनी के रूप में जियो फाइनेंशियल सर्विस मुख्य रूप से अपनी सहायक कंपनियों में निवेश और उनके मैनेजमेंट का फोकस करेगी। यानी जो उनकी सहायक कंपनियां, बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां, उनमें आराम से वो निवेश भी कर पाएगी, उसका मैनेजमेंट को भी बार संभाल पाएगी, क्योंकि ये अब इनको एक तरह से परमिशन मिली है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में जियो फाइनेंशियल अधिक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। यह अब अपने अन्य वित्तीय सेवाओं में शामिल हुए बिना मुख्य निवेश गतिविधियों पर फोकस कर पाएगी। तो एक बहुत बड़ा फ्रीडम मिल जाएगा। जितनी इनकी अलग अलग सब्सिडीज कंपनियां उनको कंट्रोल करने में इनको आसानी होगी और बिजनेस भी तेज़ी से वो फैला पाएंगे। अब मंडे को क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा, डेट आ चुकी है। तो देख सकते हो कि इनसाइड ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है वो बुधवार को खुलेगी। 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाती है। तो जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हो, एम्प्लॉयज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है सेबी के रूल्स के तहत, क्योंकि रिजल्ट कैसा है उनको पता है, उसका मिसयूज न करे, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो ये 17 जुलाई को ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, वो खुल जाएगी 17 जुलाई को और बाद में वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो 15 जुलाई 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमारे सामने रखेगी, जिसमें हो सकता है कुछ और बड़े अनाउंसमेंट भी हो कंपनी की तरफ से। लगातार जो फैसले वो काफ़ी पॉजिटिव हुए। अब यहाँ पर देख सकते हो कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट को लेकर देख सकते हो कि मनीष चौधरी
जो हेड रिसर्च है स्टॉक बॉक्स के, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो इस बार Q1 का रिजल्ट है वो बेहतर कर सकती है। जो ऑपरेटिंग इनकम है उसमें कुछ वृद्धि की संभावना बन सकती है। पिछले दिनों बिजनेस शुरू है जिससे इनका जो इस बार PAT मार्जिन है उसमें भी वृद्धि की संभावना दिख रही है। कुल मिला के जो डिजिटल प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए उसका असर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी देखें तो कंपनी ने लॉन्च सेगमेंट में भी कुछ अच्छा किया। म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्होंने अपनी संभावनाओं को तलाशा है, तो इस बार उसका ट्रेलर देखने को इस रिजल्ट में मिल सकता है। रिजल्ट की उम्मीदें काफ़ी ठीक दिख रही है। स्टॉक बॉक्स की तरफ से चौधरी का कहना है कि इनको NBFC से RBI ने CIC में बदलने के लिए अप्रूवल भी दे दिया है, जिससे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे, फैसले बहुत तेज़ी से ले पाएंगे और ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है आगे जाके। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से गणेश डोंगरे ने भी इसमें अपनी राय दी है। यहाँ पे जो ये आंकड़े इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट हुए हैं, सारे के सारे जो 2 है वो इसकी जगह पे ये 3 आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हो कि फ़िलहाल 360 का इन्होंने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और आने वाले समय जो उसके टारगेट है वो 390 से लेके 395 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस जो है वो 305 का लगाना है और उसमें ख़रीदारी करनी है। आने वाले समय ये आपको 395 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और बिल्कुल आप देख सकते हो अगर स्टॉक ऊपर की जब जाते हो तो स्टॉप लॉस आप उसको आगे बढ़ा के इसमें 240 तक कर सकते हैं। तो ये क्लियरली देख रहे हैं कि बाज़ार में इसमें ख़रीदारी की सलाह बन रही है और यहाँ पे इस समय देखें जो बहुत बड़ी इनकी जीत हो चुकी है क्योंकि इनको CIC की मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और वैसे भी देखें तो एक बहुत ही मजबूत मैनेजमेंट टीम इन्होंने तैयार कर ली है जिनके अनुभव का बिल्कुल फ़ायदा कंपनी को होगा। साथ में जो लीजिंग का बिजनेस है वो भी इनके पास आ चुका है, इसका भी असर देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर ले Q4 की तो वो भी काफ़ी बेहतर रहा था। देखिए 2024 का जो इनका प्रॉफिट था वो काफ़ी शानदार रहा था। कंपनी ने प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त वृद्धि बताई थी। इस बार का जो रिजल्ट है उससे भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और वैसे भी स्टॉक की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी। इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे भले हो लेकिन इसकी जो प्राइस है वो नीचे है क्योंकि 395 तक जाके आ चुका है। ऐसे में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब एक बार हम इसके सपोर्ट और इसके रजिस्टेंस को चेक करते हैं कि गिरावट हुई तो और कहाँ तक जा सकता है, तेज़ी में कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर इस लेवल से गिरावट होती है तो 346 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक आपको 344 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर 341 तक जा सकता है। फिलहाल अच्छी बात यह कि 340 से नीचे जाने की संभावना नहीं है और वैसे भी 350 के आसपास काफ़ी समय से इसको एक मजबूत सपोर्ट मिल चुका है। पॉजिटिव माहौल बना तो 350 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आप देखोगे कि फ्राइडे को ब्रेक हुआ। सेकेंड रेजिस्टेंस 353 के आसपास है। अब इसको पार करते ही स्टॉक आपको 354 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे अच्छी बात यह रही कि ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो भी पार हुआ है फ्राइडे के दिन। ऐसे में संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। स्टॉक में खरीदारी का ये सही मौका है। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक तो दौड़ता नहीं, आप बार बार बोलते हो, तो ये अकेला स्टॉक नहीं है। इससे पहले IRFC कम से कम 1.5 साल तक नहीं दौड़ा था। मैंने उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाए थे जब उसकी प्राइस 22-23 के आसपास थी कि ये स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल दौड़ा। इसी तरह से सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 8 रुपये के आसपास कम से कम 1 साल तक था, नहीं बढ़ी थी उसकी प्राइस, लेकिन तो ये देख सकते हो कि वो भी 50 को पार कर चुका है। तो ये एक पीरियड होता है किसी स्टॉक के लिए, वो पीरियड पार करने के बाद बड़ी तेज़ी जरूर बनती है। तो ऐसे में बिना डरे निवेश को बनाए रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।